वेलकम ऑल। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लेक्चर सीरीज के इस बहुत ही खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज के समय में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किन किन फील्ड्स में अप्लाई हो रहा है और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के क्या क्या फाउंडेशनल यूजेस हैं। इसको समझने के लिए हमको उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले केवल 100 सालों में हम कितना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं इस फील्ड में। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के पहले इमेजेस कैप्चर करने का समय था। तो इमेज कैप्चर यूजिंग एनी डिवाइस ये कब शुरू हुआ? क्योंकि पहले तो लोग पेंटिंग करते थे, हाथ से ही इमेजेस को बनाते थे, रिक्रिएट करते थे, लेकिन किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू इमेजेस को कैप्चर करना कैसे शुरू हुआ? तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये इमेज देख रहे हो। ये इमेज मानी जाती है कि वन ऑफ द फर्स्ट सर्वाइविंग इमेज है जो कि किसी डिवाइस से कैप्चर करी गई। और ये करीब 1826 और 27 में कैप्चर करी गई थी। और इस इमेज का नाम है व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास। सो इसी तरीके से 1964 में पहली बार इस तरीके की फोटोज कैप्चर करना और प्रोसेस करना शुरू हुआ, जो कि एक मून की क्लोज शॉट है। और ये कैप्चर करी गई थी 1964 में रेंजर 7, जो कि नासा का एक स्पेसक्राफ्ट था, और वो लैंड करने से जस्ट पहले उसने ये इमेज कैप्चर करी थी। 1940s 50s में डिजिटल कंप्यूटर्स डेवलप हुए और उसमें फिर 1950s में उन कंप्यूटर्स को यूज करके इमेजेस को प्रोसेस करने का काम स्टार्ट हुआ। तो दिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी, जिससे कि इमेजेस प्रोसेस करनी स्टार्ट हुई। तो डीआईपी की हिस्ट्री में जाने से पहले पहले हम ये जान लें कि डीआईपी के मेन दो टास्क क्या होते हैं। तो सबसे पहला टास्क होता है कि हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करके इमेजेस को कैसे और इम्प्रूव करें, कैसे और इन्हेंस करें, ताकि वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के लिए बेटर हो जाए। कि अगर कोई ह्यूमन किसी इमेज को एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना या उसको समझना ज़्यादा इजी हो जाए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है डीआईपी का, वो है इमेजेस को प्रोसेस करना, ताकि उसको और बेटर और इफिशिएंट तरीके से स्टोर किया जा सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सके, और इवन उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट किया जा सके, जिससे कि हम ऑटोनोमस कुछ मशीन प्रोसेसिंग उस पर हम कर सके। फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते होंगे कि इमेज से डायरेक्टली आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि इमेजेस में अलग अलग तरीके के जानवरों को, फ्रूट्स को, या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए इमेज के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स को, रिप्रेजेंटेशंस को या फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना जरूरी होता है। तो उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, वो डीआईपी का हमारा दूसरा मेजर टास्क है। तो यही दो मेन टास्क हैं। लेकिन ये हिस्ट्री में डेवलप कैसे हुए समय के साथ? तो सबसे पहले 1920s में इमेज का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। उसके बाद 1940s एंड 50s में डिजिटल कंप्यूटर जब डेवलप हुए, तो और कॉम्प्लेक्स टास्क होने शुरू हो गए इमेजेस के ऊपर, जिसमें कि अब इमेजेस डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाने लगी। और आपको पता है डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है 0101 के फॉर्मेट में कोई भी सिग्नल या इमेज अगर आप रिप्रेजेंट करें तो उसको डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटिंग के साथ आपका इमेज कंप्रेशन भी स्टार्ट हुआ और कई तरीके के इमेज प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट हो गए इमेजेस के ऊपर। अब इन सारी टेक्निक्स डेवलप होने के बाद 1960s में स्पेस एक्सप्लोरेशन में और मेडिकल इमेजिंग में, खास करके जैसे कि आप सीटी स्कैन कराते हो, एमआरआई कराते हो, तो ये सब मेडिकल इमेज हैं। तो इनके ऊपर भी प्रोसेस होने लगे, उन इमेजेस को इन्हेंस कर किया जाने लगा, उनको कंप्रेस किया जाने लगा ट्रांसमिशन स्टोरेज वगैरह के लिए। तो 1960s में ये डेवलपमेंट हुए। फिर 1970s में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स डेवलप होने शुरू हो गए, जो कि जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा। और इससे इमेजेस से एक बहुत ही अलग तरीके के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू हो गया, जिससे कि हम उस पर और एडवांस लेवल ऑफ टास्क करने लगे। इमेज स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए। आजकल आप यूज़ करते हो जेपेग या पीएनजी, अलग अलग इमेज के फॉर्मेट। तो ये सब बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 1970 से ही डेवलप होना शुरू हो गए थे। 1980s में पर्सनल कंप्यूटर्स डेवलप हो गए। आपने सुना होगा एप्पल ने मैकिंटॉश उसी टाइम फ्रेम में लॉन्च किया था। तो अब कॉमन पीपल के पास कंप्यूटर आने शुरू हो गए, तो उन्होंने उस पर टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस के ऊपर भी एडिटिंग प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आए जैसे ही पर्सनल कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई।
तो वहां से एक नया दौर शुरू हुआ। फिर 1990s में इंटरनेट डेवलप हुआ, पूरी दुनिया में लोग आपस में कनेक्ट होने लगे कंप्यूटर्स के थ्रू, और टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस की भी शेयरिंग शुरू हुई। तो उसी के साथ साथ एक डिजिटल इमेजिंग रिवॉल्यूशन आया, जिससे कि हम बहुत सारे नए टूल्स, नए टेक्निक्स डेवलप हुए इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए। और फाइनली इन द लास्ट 20-25 ईयर्स हमने देखा है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, और इन सारी टेक्निक से हम बहुत एडवांस लेवल टास्क कर पा रहे हैं इमेजेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और इमेज सेगमेंटेशन एक टेक्निक होती है। तो इस तरीके की चीजें बहुत तेजी से डेवलप हुई हैं पिछले 20-25 सालों में। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, ये एक बहुत ही अर्ली स्टेज की मशीन है, फैक्स मशीन है बेसिकली। तो फैक्सिमिली मशीन भी बोलते हैं। और पहले सिग्नल्स को या किसी भी टेक्स्ट मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए टेलीग्राफ मशीन्स यूज होती थी, जिसमें कि कोई भी कैरेक्टर है या वर्ड्स हैं उनको अलग अलग सिंबल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह वायर्स के थ्रू भेजा जाता था। तो 1920s में इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अब इमेजेस को भी सिंबल्स में कन्वर्ट करके भेजा जाना शुरू हुआ, और दूसरे एंड पे, रिसीविंग एंड पे, ये सिग्नल्स को इन फैक्स मशीन के थ्रू इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रिंट किया जाने लगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट इमेज है जो कि ट्रांसमिट करी गई थी बार्टलेन केबल यूज करके, जो कि एक सबमरीन, मतलब कि समुद्र के अंदर एक इलेक्ट्रिकल केबल थी, जो कि लंदन से और न्यूयॉर्क के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती थी। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, ये इमेज है, लेकिन नीचे जब आप इसके एक सर्टेन सेक्शन का एक्सपेंडेड फॉर्म देखोगे तो ये आपको अलग अलग सिंबल्स दिखेंगे इसमें। सो इसी तरीके के सिग्नल सिंबल्स में इनकोडिंग करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे गए इमेज के, और वो दूसरे साइड पे किसी भी फैक्स मशीन से उसको डिकोड करके उसको प्रिंट किया गया। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, इमेजेस ट्रांसफर होना शुरू हुई। और फिर मिड टू लेट 1920s में और इमेज क्वालिटी इंप्रूव हुई और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। फॉर एग्जांपल इस इमेज में आप देखिए, ये 15 टोन डिजिटल इमेज है। तो टोन का मतलब होता है कि एक इमेज में कितने लेवल्स हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में अगर केवल ब्लैक और व्हाइट के दो लेवल है किसी इमेज में, तो उसको टू टोन इमेज बोलेंगे, क्योंकि उसमें केवल दो लेवल हैं, व्हाइट और ब्लैक। लेकिन अगर उस व्हाइट और ब्लैक के बीच में कई सारे ग्रे लेवल्स हैं, तो जितने ग्रे लेवल्स होंगे हम कहेंगे उतनी ही उसके टोन्स इंक्रीज हुए। तो 15 टोन इमेज में टोटल 15 ग्रे लेवल्स हैं बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इससे क्या होता है कि इमेज क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। सो फिर 1940s और 50s में जैसे ही डिजिटल कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर्स डेवलप होना शुरू हुए, उससे सिग्नल्स को, इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना शुरू हुआ। और जब कोई भी सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर हम लोग एक अलग तरीके से उस पर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसको कंप्रेस करना ज़्यादा इजी हो जाता है, उसको इनहेंस, और कई सारी आप मैथमेटिकल एल्गोरिदम उस पर लगा पाते हो। तो फॉर एग्जांपल नीचे आप देखिए, ये कुछ अर्ली कंप्यूटर्स के फोटोग्राफ्स हैं, और आप देखिए कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और इतने बड़े बड़े कमरे के साइज के कंप्यूटर्स होने के बावजूद भी आज के समय में आपके हाथ में जो मोबाइल डिवाइस है, इनसे कई सौ गुना, कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो पिछले 60-70 सालों में कंप्यूटिंग में बहुत ही रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये 1951 में एक बहुत ही खास कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था, जिसको बोला गया सियाक, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर को पहली बार यूज किया गया डिजिटल इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये उसकी एक इमेज है जहाँ पे रिसर्चर आप देख सकते हैं कि वो कुछ उस पे काम कर रहे हैं अपना। फिर इसी तरीके के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद अब उसका एप्लीकेशन शुरू हुआ, और 1960s में आपको पता है कि बहुत ही तगड़ी स्पेस रेस शुरू हुई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में उस समय के। तो उसमें बहुत तेजी से चीजें डेवलप हुई, और उस डेवलपमेंट के फेज में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का भी डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ। तो 1960s में डीआईपी का एप्लीकेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में और मेडिकल इमेज
एनालिसिस में भी यूज होने लगा। तो फॉर एग्जांपल पहले स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था, ये आप एक इमेज देखिए कि नासा का रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट है, जो कि लैंड करने से पहले वो फोटोज क्लिक कर रहा था बहुत तेजी से अपने लैंडिंग लोकेशन की, कि कौन सी लोकेशन सबसे उसके लिए अप्रोप्रिएट होगी लैंड करने के लिए। तो ये केवल फोटो क्लिक करना ही प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है जो कि उस समय के स्पेसक्राफ्ट में और कंप्यूटर्स में हुई होगी, जिससे कि वो डिसाइड कर पाए कि कहाँ उसको एक्यूरेटली लैंड करना है। उसके बाद से इसी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में यूज और हुआ अपोलो लैंडिंग्स में। आपको पता है नासा के अपोलो मिशंस में पहली बार ह्यूमंस चांद की सतह पे उतरे थे। फिर इसी तरह से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की नई टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन मेडिकल इमेज फील्ड में भी होने लगा। खास करके आपको पता है कि एक्सरे इमेजेस जब क्लिक करी जाती हैं तो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, कई बार उसमें नॉइस होता है, तो उस नॉइस को रिमूव करना, एक्सरे को और मतलब इनहेंस करना, ताकि जो भी रेडियोलॉजिस्ट उसको देखेगा उसके लिए आसान हो पाए डिजीजेस को डिटेक्ट करना, या कोई फ्रैक्चर है आपकी हड्डी में उसको डिटेक्ट करना। तो इमेज इन्हांसमेंट में यूज हुआ। फिर एक्सरे को ही यूज करके अलग अलग साइड से, और अगर आपको 3D इमेज रिक्रिएट करनी है तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाली मशीन को आजकल हम लोग सीटी स्कैन बोलते हैं। सो सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सो बेसिकली इट इज ऑल इमेज प्रोसेसिंग इन विच डिफरेंट साइड से आप एक्सरे इमेजेस को कैप्चर करते हो किसी भी पेशेंट के, और उसको मैथमेटिकल और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मेथड से आपस में मिक्स करके 3D इमेज आप फॉर्म करते हो पेशेंट के किसी भी पार्ट की। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अर्ली एक्सरे मशीन एंड एक्सरे स्कैन्स ऑफ वुमेन। 1969 में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें बेल लैब्स के दो साइंटिस्ट ने एक नई डिवाइस डेवलप करी जिसका नाम था चार्ज्ड कपल डिवाइस या सीसीडी। तो सीसीडी बेसिकली एक 2 डायमेंशनल एरे में आप बहुत सारे चार्ज कपल डिवाइस सेंसर्स आप अरेंज कर सकते हो, जिससे कि कोई भी इमेज है या कोई भी सिनेरियो है जिसकी लाइट अगर उस पर पड़ेगी तो वो डायरेक्टली इट कैन कैप्चर दैट होल सिनेरियो इनटू एन इमेज। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थी कि इसने आगे बहुत सारे हैंड हेल्ड और छोटी छोटी डिवाइसेस के डेवलपमेंट को इनेबल किया। क्योंकि इसके पहले कैमरेज बहुत बड़े बड़े होते थे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कुछ छोटे से एरिया में आप इमेजेस को कैप्चर कर ले। तो सीसीडी ने छोटे हैंड हेल्ड कैमरेज और छोटे छोटे, आजकल जैसे आप मोबाइल डिवाइसेस में छोटे छोटे कैमरेज देखते हो, तो इसका जो फाउंडेशन था वो इस सीसीडी के डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ बैक इन 1969। 1970s में बहुत ही एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स डेवलप होना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिससे कि इमेज को केवल स्पेशियल डोमेन में ही नहीं, स्पेशियल डोमेन का मतलब होता है कि इमेज जैसे आपके सामने है तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस में जो फीचर्स दिख रहे हैं, इसको स्पेशियल डोमेन बोलते हैं। अब उसमें से अगर आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल लोगे, फॉर एग्जांपल कि कितनी तेजी से कोई इमेज का पार्ट चेंज हो रहा है स्पेशियली, तो दीज आर ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ एन इमेज। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे अब जब प्रोसेसिंग स्टार्ट करने की एल्गोरिदम्स डेवलप हो गई तो हमको एकदम नई इंफॉर्मेशन मिलने लगी इमेजेस में से। सो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म डेवलप हुआ, बहुत सारे अलग अलग तरीके की इमेज फिल्टरिंग और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस उन पे स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो इससे हम लोग और बेटर इमेज एनालिसिस करना हमने शुरू कर दिया। फाइनली 1970s में ही डिजिटल इमेज फॉर्मेट्स और स्टैंडर्ड्स क्रिएट होना शुरू हुए। आगे चल के उसी में से एक स्टैंडर्ड जेपेग बना, अ, जो कि आजकल हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। कोई भी इमेज आप अगर अपने डीएसएलआर कैमरे में कैप्चर करोगे तो जनरली वो बहुत ही बड़े साइज की होती है, लेकिन अगर आप उसको कंप्यूटर में सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें टूल्स होते हैं जो उसको जेपेग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो JPEG वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेवलप्ड बैक इन 1980s, जिससे कि हम इमेज को साइज को छोटा करके एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में हमारे लिए इजी रहता है। 1975 वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल इमेजेस। इसमें सबसे पहला डिजिटल कैमरा डेवलप हुआ, जो कि 0.01 मेगापिक्सल का था, और आप उसकी साइज देख सकते हो ये कितनी बड़ी साइज में है। इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है दो हाथ से,
और इसका रिजोल्यूशन केवल 0.01 मेगापिक्सल था। आ, आज के समय में आप देख रहे हो कि आपके मोबाइल्स में 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, और वो केवल इतनी सी साइज लेते हैं आपके स्मार्टफोन में। तो जस्ट इमेजिन करो कि पिछले 40 साल में ही कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो इसी तरीके से 1977 में मेडिकल इमेज के फील्ड में एक डाइकॉम नाम का स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कि मेडिकल इमेजेस को स्टोर करना, उसको आपस में शेयर करना, ताकि रिसर्चर उस पर प्रोसेस कर सके, उसके उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये सारा शुरू हुआ। और इस डाइकॉम के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिकल इमेज डेटा सेट्स आते हैं, जिसको आप आज भी उनके साइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, और अपने रिसर्च में या अपने प्रोजेक्ट में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 1980s में पर्सनल कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई। जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप हुए, कंप्यूटर्स डेवलप हुए, और उसी के साथ ही साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप होना शुरू हुए जो कि इमेज को एडिट करना, प्रोसेस करना, उस पर शुरू हुआ। तो उसी में से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर था एडोब फोटोशॉप। और आप भी कभी ना कभी इससे जरूर आपका इसका सामना हुआ होगा। जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या जो इमेजेस वगैरह को एडिट करते हैं, वो एडोब फोटोशॉप आज भी यूज करते हैं। तो ये दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट टूल्स जब इमेज एडिटिंग टूल्स एक आम जनता के लिए आए। और ये एक उसका एक अर्लियर इंटरफेस है। आई थिंक 1990s के समय का एडोब फोटोशॉप का ये स्क्रीनशॉट आपके पास है, सामने दिख रहा है। फाइनली 1986 के अराउंड जेपेग कमिटी स्थापित हुई, जिसने कि जेपेग इमेज स्टैंडर्ड पब्लिश किया। और बेसिकली ये एक लॉसी कंप्रेशन होता है। जब इमेज, किसी भी रॉ इमेज को आप जेपेग में कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है, लेकिन साइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक रॉ इमेज है, और ये उसका एक जेपेग वर्जन है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों इमेजेस में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, कुछ डिटेल्स कम लग रही होंगी आपको, कलर एंड टेक्सचर डिटेल जेपेग इमेज में। 1990s में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया। इमेजेस लोग इंटरनेट पे शेयर करना शुरू किए, इसलिए उसके एडवांस लेवल की प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हुई। और 1991 में एक बड़ा ही पॉपुलर कैमरा भी लॉन्च हुआ था, डीएसएलआर कैमरा, जिसका नाम था कोडक DSC-100, जो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। और इस तरीके के कैमरे डेवलप होने से लोग फिर काफी तेजी से अच्छी अच्छी क्वालिटी के इमेजेस कैप्चर करना शुरू कर दिए, उनके प्रोसेसिंग शुरू हुई, उनकी शेयरिंग भी स्टार्ट हुई। अब लास्ट में जो अभी करंट का समय चल रहा है कि अब बहुत सारे, जब लोगों के पास डिजिटल इमेज डिवाइसेस हो गई, कैमरेज हो गए, तो बहुत सारा इमेज डेटा सेट क्रिएट होना शुरू हो गया चारों तरफ। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इमेजेस जब कैप्चर करने लगे, तो इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा सेट अवेलेबल हो गया। तो अब आज के समय में, पिछले 20-25 सालों में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स, टूल्स डेवलप हुए जो कि उन इमेजेस से फीचर्स को लर्न करने में केपेबल थे। तो शुरुआती मशीन लर्निंग मॉडल्स आए जो कि इमेजेस से फीचर एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना सीखे, उसको इमेजेस को सेगमेंट करना सीखे अलग अलग पार्ट्स में। और उसी मशीन लर्निंग डेवलपमेंट के दौरान एक नए तरह के मॉडल का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। तो ANN में बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन से ही सीख के साइंटिस्ट ने ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया, जिसमें इनपुट होता है और फिर हम कुछ आउटपुट उससे गेन करते हैं। तो इसके बीच में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं और उसके बीच में इंटरकनेक्शंस होती हैं, इसमें फीचर्स की लर्निंग होती है। बेसिकली कोई भी इमेज अगर आप एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में देते हो, तो उसके अलग अलग पार्ट्स के फीचर्स की लर्निंग होती है, जो कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लर्निंग या ट्रेनिंग के दौरान उसको सीखते हैं। तो इस प्रोसेस में इमेजेस के फील्ड में 2012 से लेकर 2016 का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था, जबकि बहुत तेजी से एक खास तरीके के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क।
तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक तरीके से इमेज एनालिसिस को उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, खास करके हाई लेवल टास्क जैसे सेगमेंटेशन या इमेज क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट वगैरह डिटेक्ट करते हैं। तो उसी सीरीज में एक 2012 में एक मॉडल आया था एलेक्स नेट, जो एक तरीके का सीएनएन था। और उसी समय इमेज नेट कंपटीशन शुरू हुआ था, जिसमें इस एलेक्स नेट ने पिछले सभी कन्वेंशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए उन सबसे बेटर परफॉर्म किया। फिर इसमें तो एक तरीके से आंधी आ गई और बहुत सारे नए नए मॉडल डेवलप होने लगे। और 2015-16 के अराउंड एक नया मॉडल डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं रेसनेट। इसका आज भी बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल में यूज होता है एज ए बैकबोन। तो रेसनेट मॉडल वाज ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल, जिसने कि ह्यूमन लेवल जो एक्यूरेसी थी ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने में, उसको पीछे छोड़ दिया और ह्यूमन से भी बेटर ये ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने लगा, जो कि अराउंड 2015-16 में ये डेवलपमेंट हो गया। सो इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान आज आप इमेजिन कर सकते हो कि 2016 में ही इमेज क्लासिफिकेशन टास्क में मॉडल्स, जो कि डीप लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, रेसनेट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल, और उसकी लर्निंग को, उसकी ट्रेनिंग को हम लोग डीप लर्निंग बोलते हैं। तो 2016 में ही डीप लर्निंग के मॉडल्स ह्यूमन लेवल से बेटर हो गए थे, तो आज तो 2024 चल रहा है। तो उसके 8 साल बाद आज कहाँ पहुंच गई होगी टेक्नोलॉजी, यू कैन जस्ट इमेजिन। सो 2014 में ही एक नए तरीके का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। दीज वर ऑल्सो डीप लर्निंग मॉडल्स। और इनके अंदर चीजों को जनरेट करने की कैपेबिलिटी थी। ये इमेज अब जनरेट कर सकते थे, मतलब कि जरूरी नहीं कि आप किसी कैमरे से ही इमेज कैप्चर करो। नाउ यू कैन जनरेट अ रियलिस्टिक इमेज। सो इसमें नीचे आप जो फोटोज देख रहे हो लोगों की, आप जानकर हैरान होगे कि ये एक भी आदमी रियल नहीं है, ये सारे फेसेस जनरेट किए हुए हैं मॉडल्स के। और किस मॉडल ने जनरेट किए हैं? एक स्टाइल गैन नाम का मॉडल है, उसने ये सारे फेसेस जनरेट किए हैं। दीज आर नॉट रियल पीपल। सो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आज के समय में उसका बहुत सारे फील्ड में एप्लीकेशन मिल गया। मेडिकल में ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में ही नहीं, आजकल ऑटोनोमस व्हीकल्स डेवलप हो रही हैं जो कि रियल टाइम में इमेज प्रोसेसिंग करने की कैपेबल है। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको रियल टाइम में अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का अवेयरनेस होना जरूरी है कि कौन सी चीज आपके कार के पास आ रही है, कौन सी दूर जा रही है। तो आज के समय में कार्स में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं जो कि चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट को लगातार स्कैन करते रहते हैं और उसमें से इमेज प्रोसेसिंग रियल टाइम में करते रहते हैं, ताकि वो अवेयर रहें कि उनके आसपास क्या ऑब्जेक्ट है। सो दीज आर द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर नाउ बीइंग डेवलप्ड। और बहुत ही जल्दी वी विल हैव अ फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल्स जिसमें कि ड्राइवर की जरूरत होगी ही नहीं, और वो एकदम ह्यूमन लेवल या उससे बेटर तरीके से कार्स को ड्राइव करेगा। एक और रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, 2017 में एक मॉडल आया था ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स को 2021 में विजन या इमेज डोमेन में भी इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारे विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आए और इसने और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी इमेज रिकॉग्निशन टास्क की, इमेज सेगमेंटेशन टास्क की। तो दिस दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, जिससे कि हर एक फील्ड में काफी इंप्रूवमेंट आ गया है इमेजेस को एनालाइज करने में। सो आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब हमारी कारें इमेज प्रोसेसिंग को यूज करके पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो रही हैं। ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है यूजिंग द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। और जस्ट 100 साल पहले हम सिंपल फॉर्म में केवल इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे थे। तो ये सिंपल फॉर्म की इमेजेस से लेके आज हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं जिसमें कि हम इमेजेस में से इंफॉर्मेशन निकाल के बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस टास्क कर रहे हैं। तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी इस तरीके से डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो इसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के इस सेशन के साथ मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। इस इमेज के साथ, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये मून के ऑर्बिट से लिया गया है ये फोटो, जो कि नासा एस्ट्रोनॉट विलियम एंडर्स ने कैप्चर करी थी 1968 में।
जब वो मून के ऑर्बिट में थे और उस समय अर्थ का राइज दिख रहा था। तो आपने सनराइज सुना होगा, मून राइज सुना होगा, दिस इज एन अर्थ राइज इमेज। सो थैंक यू वेरी मच।